हेलो एवरीवन। फाइनल से एक केस सिनेरियो 35 कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। ये हमारे एसोसिएट से कनेक्टेड है, एक बार रीड करते हैं। पीक्यूआर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल x0। ये रेट से मतलब x1 x2 से हमने इंड एस अडॉप्ट किया है विद कंपेरेटिव्स फॉर 1 ईयर, दैट इज x0 x1। दैट मीन्स हमारा कंपेरेटिव ईयर है x0 x1 और हमारा करंट ईयर है x1 x2। ऑन 1 अप्रैल x1 मतलब ये डेट पे PQR लिमिटेड अक्वायर्ड 30% ऑफ द वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ XYZ फॉर 8,000 करोड़। हमने 30% शेयर्स खरीदा, विच मीन्स ये हमारे लिए एक एसोसिएट हो गया है। तो एसोसिएट का एंट्री कैसे आता है कंसोलिडेशन में? हमने पहले डे वन पे परचेज किया है तो एंट्री इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमारे कॉस्ट पे दिखेगा विच इज 8,000 करोड़। तो हमारा कॉस्ट है 8,000 करोड़। और हम इस केस में गुडविल को आइडेंटिफाई करते हैं, या गेन अगर होगा तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल रिजर्व में। पर यहाँ पे हमारे पास जो ऑपोजिट कंपनी है उसका शेयर कैपिटल, उसके नेट एसेट्स हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम गुडविल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो एट प्रेजेंट कॉस्ट हमारा 8,000 है। पीक्यूआर लिमिटेड अकाउंट्स इट्स इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड यूजिंग इक्विटी मेथड। तो हम जब एसोसिएट का अकाउंटिंग करते हैं तो उस केस में हमें बाय डिफॉल्ट इक्विटी मेथड ही अप्लाई करना है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंड एस 28। एट 31st March, at 31st March X2, PQR Limited recognized its share of net asset changes using equity method as follows. इक्विटी मेथड में क्या होता है? एक बार हम इन्वेस्टमेंट को पहले कॉस्ट पे दिखाते हैं, फिर हमारा जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा उसमें से हमारा शेयर जो है वो हम ड्यू बेसिस में टेक ओवर करेंगे। विच मींस जैसे कि यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 700 दिया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका मतलब ये 30% ही है, ये ऑलरेडी 30% है। ये हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, विच मींस यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हम ड्यू बेसिस में टेक ओवर करें, सिंपल लॉजिक। तो प्लस पोस्ट पीएनएल पोस्ट प्रॉफिट वो है 700, एक यहाँ पे जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट जो हमारा रिटेन अर्निंग्स या पीएनएल होगा उसमें हम ऐड करेंगे, हमारे पीएनएल में ये ऐड हो जाएगा। बेसिकली एंट्री है इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। नेक्स्ट, शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इन ओसीआई। एक्सचेंज डिफरेंस मतलब एफसीटीआर 100 रुपीज। तो अगेन सेम एंट्री, हमारा जो शेयर होगा वो हम इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे, ड्यू बेसिस पे टेक ओवर करेंगे बेसिकली। और क्योंकि ये एक्सचेंज डिफरेंस है इसलिए एफसीटीआर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। विच मीन्स अगेन हम हमारे इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, एफसीटीआर जो हमारा शेयर है 100। और सेकेंड इफेक्ट वो हमारे रिजर्व्स में ओसीआई में एफसीटीआर करके दिखेगा अंडर द हेड ओसीआई। ये ओसीआई में दिखेगा एफसीटीआर। थर्ड वन अगेन सेम है, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व 50। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो अगेन सेम एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐड करेंगे 50। और यहाँ पे लाइबिलिटी में वो दिखेगा अंडर द हेड अदर इक्विटी, ओसीआई के अंडर दिखेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस 50। दैट्स इट। ये जो ट्रांजैक्शंस दिए गए ये हमारे एसोसिएट के हैं। अब द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ऑन 31st March X2 वॉज देयरफॉर 8850, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 8850। अब ऑन 1 अप्रैल पीक्यूआर लिमिटेड अक्वायर्ड द रिमेनिंग 70%। 30% हमारे पास ऑलरेडी था और हमने रिमेनिंग 70% भी अक्वायर कर दिया। इसका मतलब अब ऑपोजिट कंपनी हमारा 100% सब्सिडरी हो गया है। फॉर कैश 25,000, इतना हमने कैश पे किया है 25,000। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। फेयर वैल्यू ऑफ 30% ऑलरेडी ओन्ड, जो हमारे पास ऑलरेडी ओन्ड है उसका फेयर वैल्यू 9,000 है। एंड फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 30,000। फाइन। एज यूजुअल हम सबसे पहले गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज फाइंड करेंगे। चलिए पहले आते हैं पीसी में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले कंसिडरेशन पेड। हमने कंसिडरेशन में क्या क्या दिया पहले वो देखते हैं। तो कंसिडरेशन में हमने दिया है कैश। कंसिडरेशन में हमने कैश दिया है विच इज 25,000। यहाँ पे जो दिया गया है
acquired the remaining 70% for cash 25,000। तो हमने सबसे पहले कैश दिया है जो है 25,000, और हमारे पास जो 30% ऑलरेडी ओन्ड है उस वो भी आएगा, वो भी हमारा कंसिडरेशन बनेगा, क्योंकि उतना अमाउंट तो हमने पहले दे दिया था। तो 30% ऑलरेडी ओन्ड इक्विटी इंटरेस्ट। पर अब वो जब आएगा तो वो फेयर वैल्यू पे आएगा। एज पर स्टैंडर्ड उसे हमें फेयर वैल्यू पे लेना है, और उसका फेयर वैल्यू है 9,000। तो जो एसेट हमारे बुक्स में 8,850 में दिख रहा है, हमें उसे 9,000 में लेना है। विच मीन्स सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारे पास ऑलरेडी इंटर वो इक्विटी 30% था उसे हम रीवैल्यू करेंगे 8850 से 9,000। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो हमारे बुक्स में 8,850 पे दिख रहा है उसे हमें 9,000 पे रीवैल्यू करना है, और जो डिफरेंस जाएगा वो एज पर स्टैंडर्ड हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो डिफरेंस 150 हमारा पीएनएल में जाएगा, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अब हो जाएगा 9,000, और वो हमारा कंसिडरेशन बनेगा। तो ये 9,000 हो गया। तो टोटल कंसिडरेशन हमने कितना पे किया है, 34,000। फिर एड एनसीआई, इसमें एनसीआई तो है नहीं, क्यों, हमने 100% शेयर होल्डिंग किया है। एंड लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितना है, उसका फेयर वैल्यू है 30,000। तो नेट एसेट है 30,000 का, और उसके अगेंस्ट हमने पीसी दिया है 34,000, विच मीन्स हमने 4,000 ज्यादा दिया है, और वो हमारा गुडविल हो गया। आई होप दिस इज ओके। ये 4,000 का गुडविल है। चलिए, तो हमने ये क्या किया, ये जो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट है, अगर बैलेंस शीट के एंगल से देखेंगे तो हमने इससे पहले रीवैल्यू किया 150 से, इंक्रीज किया 9,000, और फिर वो पीसी में चले गया, तो ये जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, ये बुक से निकल जाएगा, डी रिकग्नाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ऑपोजिट कंपनी हमारा एसोसिएट नहीं है, वो हमारा सब्सिडरी है। तो हम इन्वेस्टमेंट निकाल के उसके एसेट लाइबिलिटीज ले लेंगे। तो चलिए, ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि 9,000 जीरो हो जाएगा। पर इसका क्या होगा, अभी ये भी हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, एफसीटीआर और रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अगर हम बेसिक इंड एस 16 में जाएंगे और इंड एस 21 में जाएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए इंड एस 16 फॉलो होगा, और एफसीटीआर के लिए हमें इंड एस 21 जो फॉरेन एक्सचेंज वाला स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना है। तो एज पर इंड एस 21 एफसीटीआर में जो बैलेंस होता है उसका क्या किया जाएगा, अगर मैं मेरे एसोसिएट को या मेरे सब्सिडरी को या मेरे ब्रांच को बेच देता हूं, इन दैट केस एफसीटीआर का जो बैलेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। एफसीटीआर का जो बैलेंस है, जो कितना दिख रहा है अभी 100, वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री पास करूंगा, एफसीटीआर मेरे बुक्स में क्रेडिट दिख रहा है तो मैं उसे डेबिट करूंगा, और टू पीएनएल 100 रुपीज। तो जो 100 रुपीज था वो मैंने एफसीटीआर से निकाल के उसे डी रिकग्नाइज कर दिया, और उसे हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। दैट्स इट। तो हमने इस तरीके से एफसीटीआर को बैकवर्क कर दिया। एंड व्हाट अबाउट रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस का हम क्या करते हैं, एज पर इंडिया 16 जब हम एसेट को बेच देते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा, एंड टू टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ध्यान से हमें स्टैंडर्ड्स के रूल्स याद रखने हैं कि कौन सा रिजर्व पीएल में ट्रांसफर होगा, कौन सा रिवैल्यूएशन, अरे कौन सा रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होगा, वो सब हमें ध्यान रखना है। तो एज पर इंडिया 16 रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर होता है रिटेन अर्निंग्स में, और अमाउंट है 50। तो चलिए, तो ये ट्रांसफर हो गया 50। दैट्स इट। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जो कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है, हमारा जो कंपनी है वो एक होल्डिंग कंपनी है, और उसके पास, या इन्वेस्टर बोलूंगा, हम एक इन्वेस्टर है, और हमने किसी एसोसिएट में इन्वेस्ट किया है। उस एसोसिएट ने अपने एसेट को रिवैल्यू किया है, उस एसोसिएट ने अपने एसेट को रिवैल्यू किया है, इसलिए एसोसिएट के बुक्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस दिख रहा है, और उसमें से हमारा जो शेयर था हमने हमारे बुक्स में दिखा दिया था जब हम इन्वेस्टर थे, और सामने वाला कंपनी एसोसिएट था। अब क्या हो गया, अब हमने एसोसिएट को बेच दिया है और उसके जगह पे हमने उसके बाकी शेयर्स खरीद दिए। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमने एसोसिएट को बेच दिया है, और उसके अगेंस्ट हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया है। तो ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस अब हमारे बुक्स में दिख रहा है, तो हमें इसे भी निकालना होगा। इट इज लाइक मैंने एसोसिएट को बेचा, मतलब मैंने जो एसोसिएट के पास जो असेट है, पीपी है, उसको बेच दिया है। इसीलिए इंडिया 16 के हिसाब से हम जब एसेट को बेचते हैं तो उसका बैलेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा।
चलिए दैट्स इट। अभी हम देख लेते हैं एमसीक्यूज में क्या पूछा है। सबसे पहले व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन। हमने जो टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है वो है 34,000। ये वाला फिगर 25 + 9 34 हमारा कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड है, तो ये 34,000। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल हमने अभी कैलकुलेट किया था 4,000। गुडविल जो है वो आया है 4,000, दैट मीन्स ये वाला फिगर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इन XYZ रिकग्नाइज्ड इन पीएनएल। तो पीएनएल में कितना गेन रिकग्नाइज हुआ है वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने दो गेन रिकॉर्ड किए हैं पीएनएल में। हमने दो गेन पीएनएल में रिकॉर्ड किया है। एक ये जो हमने एसोसिएट को रीवैल्यू किया था 150 वो, और दूसरा जो एफसीटीआर पीएनएल में ट्रांसफर हुआ है। इन शॉर्ट टोटल गेन 250 है। टोटल गेन जो पीएनएल में जा रहा है वो है 250। व्हाट इज द ट्रांजिशन डेट फॉर पीक्यूआर फॉर अडॉप्टिंग इंड एस। ट्रांजिशन डेट क्या होता है, हमने X1 X2 से इंडेस अडॉप्ट किया है, दैट मीन्स ये ईयर जो है X1 X2 ये हमारा फर्स्ट ईयर है। तो ट्रांजिशन डेट होता है उसके कंपैरेटिव ईयर का फर्स्ट डेट, दैट मीन्स ये डेट होगा 14X0। हमने X1 X2 में इंडेस अडॉप्ट किया है, तो जो उसका कंपैरेटिव ईयर होगा X0 X1 उसका जो फर्स्ट डेट होगा 14X0 वो होता है हमारा ट्रांजिशन डेट 14X0। और लास्ट क्वेश्चन, पीक्यूआर लिमिटेड प्रेजेंट्स इट्स कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर। कंपैरेटिव कौन सी ईयर का आएगा, ये देखिए X1 X2 हमारा करंट ईयर है। X1 X2 करंट ईयर है तो कंपैरेटिव बनेगा X0 X1 के लिए। कंपैरेटिव फाइनली X0 X1 के लिए बनेगा। दैट्स इट। आई होप ये समझा होगा। विद दिस हमारे केस सिनेरियोज फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा स्टैंडर्ड लेके आऊंगा। ओके चलिए बाय।